अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं तमाम तर जो अब तक की अहम ख़बरें हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करूंगी और तमाम तर ख़बरों को मैं समराइज़ करने की कोशिश करूंगी। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ख़बरें शामिल कर सकूं मैं इस वीडियो में उन ख़बरों को शामिल करूंगी। इस वक्त मुल्क में सियासी बहरान दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क में। IMF की शराइत के आगे हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली बिछता चला जा रहा है। आवाम के ऊपर बोझ हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि टैक्सेस के ऊपर जो टैक्सेस की मद है उसको बढ़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर भी बहुत बड़ी तादाद में एक टैक्स इम्पोज किया जा रहा है। यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, एक ऐसा जुमला जो हमें हुकूमत से सुनने को मिल रहा है, वो खुद ही कह रही है कि इस मुल्क में गरीब तबका जो है पिस रहा है। तो यानी वो खुद एडमिट कर रही है। फिर इसके बाद वो अब ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर इतना बड़ा टैक्स लगा के, जो किसी भी मुल्क में प्रैक्टिकल नहीं होता, कि हम तो अशराफिया को जो है हम उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। तो हम कोई एलिट्स नहीं है, लेकिन हम भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते आए हैं और हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं। इसमें कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि एक मिडिल क्लास बंदा ट्रैवल नहीं कर सकेगा या सिर्फ और सिर्फ अमीर इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकता है। हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई इंपॉर्टेंट वजह हो। आप स्टूडेंट को रोक रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल से, आप स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप्स ली हो कोविड के बाद, अब जाके बहुत सारे ममालिक हैं जो रिलीज़ कर रहे हैं। सारे ममालिक ने 2021 में 2022 में चीज़ों को नॉर्मल नहीं किया था। यहाँ तक कि चाइना वो अब जाकर स्टूडेंट्स को बुला रहा है। तो आप उनके फ्यूचर के साथ भी खेल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। कोई इलाज के लिए भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अशराफिया सिर्फ और सिर्फ अयाशी के लिए जाए। बाहर के ममालिक बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी हो सकते हैं। तो ये था मेरा पर्सनल व्यू कि इंटरनेशनल ट्रैवल या फ़्लाइट्स के ऊपर इतना ज़्यादा फेयर जो कि अनप्रडिक्टेबल है उसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और भी बहुत सारी जगहों पर टैक्स को इम्पोज किया गया है एक बड़े प्रोपोर्शन में और परसेंटेज में। इसके अलावा हम इस वक्त मुल्क में देख रहे हैं कि बहुत सारे बहुत इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं हमारे पास, बहुत आम मसाइल हैं हमारे पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक भारतीय शख्स हैं जो कि जावेद अख्तर जिनका नाम है। मुझे तो ऑनेस्टली इनके बारे में पता भी नहीं है कि हैं कौन। थोड़ा बहुत मैंने इनके बारे में फिर बाद में पढ़ा, लेकिन जाहिर है जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इंडिया से वो उनको जानते हैं और शायद ये पॉपुलर शख्स भी हैं, शायद इनके क्रेडेंशियल्स भी हैं, लेकिन मुझे इनकी पर्सनालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैंने कभी इनकी पर्सनालिटी में या इनके काम में इंटरेस्ट नहीं लिया। ये पाकिस्तान आए हैं और एक सरे दर्द हो गया है और इन्हीं के ऊपर डिबेट हो रही है, इनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, यहाँ तक कि टॉक शोज़ में इनके ऊपर बातें हो रही हैं। तमाम तो टॉक शोज़ की बात नहीं करें, लेकिन कुछ जो हैं टीवी होस्ट भी इनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं रियल जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रही। रियल जर्नलिस्ट का ये ज़ाहिर है ये शख्स एक डिबेट नहीं रहा टॉपिक का इतना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान से भारत आया तो ऐसा लगा जैसे तीसरी जंग जीत कर आया हूँ। यानी आपके दिल में ठंड पड़ गई, आप उन्होंने कुछ कहा, आप लोग उनको रिबटल दे रहे हैं, आप लोग उनको और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब उनकी तरफ से फिर से एक स्टेटमेंट आ गया है। एक और स्टेटमेंट है जिसके ऊपर हम सोशल मीडिया पर गुफ्तगू देख रहे हैं, उस पर भी बात हो रही है। वो इफ़त उमर और अली ज़फ़र साहब के हवाले से है कि इन दोनों में तबादला जो है एक बिटर कॉन्वर्जेसन का हो रहा है। जो भी हो रहा है, हमें इनसे क्या, मुल्क में बहुत ज़्यादा आम मसाइल हैं, क्या अब हम इफ़त उमर को लेकर बैठेंगे? इफ़त उमर जो ट्विटर के ऊपर बचकाना हरकतें करती हैं, अपनी उम्र का तो उनको लिहाज नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता उनका काम नाच गाना है, वो आखिर पॉलिटिक्स में क्यों कूद रही है? क्या उनको कोई पैसे दे रहा है पॉलिटिक्स में इतना कूदने के लिए, और या क्या वजह है? आखिर कुछ तो ऐसा है जो इफ़त उमर साहिबा को या इफ़त रहीम जो भी उनका नाम है, उनको क्या मसला क्या है आखिर? ये टॉपिक्स डिस्कस होंगे अब हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, हमारे टेलीविज़न के ऊपर, जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा अहम मसले हैं। मसला जैसा कि बलूचिस्तान में हाल ही में मर्डर केस हुआ, उसकी क्या डेवलपमेंट है, क्या अपडेट है, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। बलूचिस्तान में हाल ही में हमने देखा
कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, एक और दहशतगर्द हलाक। ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आज की ही खबर है और इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट या कोई डिबेट नहीं है। क्या आखिर सिक्योरिटी के मामलात बलूचिस्तान में बेहतर हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी? अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना बर्बाद होगा तो ग्वादर का क्या होगा, सी पैक का क्या होगा, और क्या BRI जिसका एक अहम जुज़ है, एक 6 कॉरिडोर्स में से एक अहम कॉरिडोर है, क्या ग्वादर फल फूल सकेगा भी या नहीं? दूसरी जानिब डॉलर की अगर हम बात करते हैं कि ब्लैक मार्केट एक बार फिर फलने फूलने लग गई और लोग समझते हैं कि जब डॉलर को लेकर ख़रीदो और लोगों का एक कमाने का तरीका है, प्राइसेस इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो उसको क्विकली जाके बेच दो और उसको जाके रिज़र्व कर लो, इस तरीके से हम कमा लेंगे। कुछ लोगों का ये ज़रिया माश बन जाता है जो कि इल्लीगल है और मुल्क को नुकसान देने का तरीका है। लेकिन साथ ही साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। आखिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? कैसे हमारे मुल्क में आज तक डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोकी जा सकती, डॉलर की ब्लैक मार्केट नहीं रोकी जा सकती, डॉलर के हवाले से इलीगल ट्रेड नहीं रोका जा सकता? आखिर ये क्या मसले हैं कि इनके ऊपर हमारे मुल्क में काम ही नहीं हो पाता? ब्लैक मार्केट में मकामी करेंसी अब 300 रुपये फ़ी डॉलर तक नुमाया तौर पर ज़्यादा कीमतों पर दस्तयाब हो रही है और ये एक सीरियस अलार्मिंग सिचुएशन है कि आखिर क्यों हम किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर कोई फीचर है, वो बेशक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत शायद वो सपोर्ट करे, हेल्प करे, उसको हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये आखिर हमारी कहाँ पर लूप होल्स हैं? दूसरी खबर अहम इम्पॉर्टेंट ये है कि इमरान खान का तिबी मुआयना करवाने के लिए FIA की बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त। अभी बहुत ही दिलचस्प खबर है मेरे लिए। जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे तो उस वक्त उनके प्लेटलेट्स गिरने की खबर को सीरियस ले लिया गया। कोई FIA की तरफ से या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इनके प्लेटलेट्स लेवल जो गिर रहे हैं इतना क्विकली, जो कि एक नॉर्मल बात नहीं है, इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकता। मैंने अपनी वालदा को देखा है जब उनको डेंगू हुआ था और प्लेटलेट्स डेंगू में बहुत बुरे तरीके से गिरते हैं। शी वॉज अनप्रिडिक्टेबल। यकीन करें हम सब अपने वालिदैन को तंग करते हैं और उस वक्त तो दुनिया जहान की मैंने अल्लाह से दुआएं मांग ली कि मैं आइंदा अपनी माँ को तंग नहीं करूँगी। कि मैं यानी सोचें आप, मैं उस पॉइंट पर चली गई कि मुझे मतलब हम में से किसी को भी, हम लोग को इतना बुरा लग रहा था कि हमें लग रहा था कि शायद खुदा ना खास्ता हमारी वालदा को कुछ ना हो जाए। एंड शी वॉज़ कम्प्लीटली बेड रिडन, वो नहीं उठ पा रही थी। फिर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ होती हैं, जिस तरह जो पपाया लीव्स है, पपीते के जो पत्ता होता है उसको आप बॉईल करके उसकी बहुत ही एक कड़वी ड्रिंक बनती है, उसको जूस में भी डाल के पिला सकते हैं आप। डायरेक्टली भी अगर हिम्मत है इतना कड़वा पीने की तो आप पी सकते हैं, डिपेंड्स आपको कैसा लगता है। तो उससे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं और बेहतर होते हैं। उससे बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो है उनके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं, उन्होंने भी इसको किया है, इसी रेमेडी को किया है और उनको फ़ायदा हुआ है। लेकिन मैं ये सारा वाक़या आपको बताने का मकसद मेरा ये था कि प्लेटलेट्स गिरना एक नॉर्मल बात नहीं है। ज़ख़म हील भी नहीं हो पा रहा होता है आपका, काफ़ी दिनों तक आपका ज़ख़म हील नहीं हो पा रहा होता। मतलब आपकी इतनी बुरी हालत हो जाती है, आप बेड रिडन होते हैं, आप अंगूर नहीं खा रहे होते फ़्लाइट में बैठकर, और आप इतने लाल नहीं हो रहे होते हैं उस वक्त। मतलब अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन खैर उस वक्त इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और प्लेटलेट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी हो गए और उनकी कंडीशन भी बेहतर हो गई। लेकिन अब इमरान खान साहब की टांग के ऊपर जो है अब भी, पहले तो हमला करवाया गया और अब उनकी टांग के ऊपर कहा जा रहा है कि प्लास्टर अभी तक लगा हुआ है और ये तो ड्रामा है। खैर FIA को इन्वेस्टिगेशन करने दें उनकी। लेकिन साथ ही साथ मुझे बहुत ज़्यादा ये इस बात पर भी दुख हुआ कि जब अगर वो 3 से 4 घंटे अगर डिले करके अपनी पेशी पे जा रहे हैं लेकिन सेम डे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर इतना बड़ा वावेला मच सकता है हमारे मीडिया में। लेकिन अगर कोई एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा है, अपने मुल्क से भागा हुआ है, उसके ऊपर कोई हंगामा नहीं हो सकता। इंसाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में। हर सहाफ़ी को ये याद रखना चाहिए कि कलम और आवाज़ ये अल्लाह की तरफ से उसको अमानत मिली है, इसको बराए मेहरबानी मिसयूज़ ना करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।